पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी और लड़ाई के दौरान यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहने लगती है अपने पति से कि या तो इस घर के अंदर मैं रहूंगी या फिर तुम्हारी माँ इस घर के अंदर रहेगी। ये सभी बातें उसकी माँ यानी कि उस लड़के की जो माँ होती है वह बाहर खड़ी होकर सुन रही थी, क्योंकि शाम के समय वो पानी पीने के लिए बाहर आई थी तो बेटा बहू के कमरे से ये आवाजें आ रही थी। इसके बाद माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वह अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो बेटा होता है वह उससे कहने लगता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और माँ तो इसी घर के अंदर रहेगी, तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो। ऐसा कहकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और उसके बाद काफी दिनों तक ये दोनों एक दूसरे से नाराज रहते हैं। लेकिन तभी कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद जो इस घर की बहू होती है वह अपनी सास के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक बुजुर्ग माँ है जिसका नाम शारदा है और शारदा अपने छोटे बेटे सुनील के साथ रहा करती है। सुनील जिसकी पत्नी का नाम काजल होता है और काजल और सुनील अपनी माँ को अच्छी तरह से घर के अंदर रख रहे थे। कोई भी समस्या नहीं थी और पूरा परिवार खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। सुनील का एक बड़ा भाई भी होता है जिसका नाम गजेंद्र होता है और गजेंद्र पास ही के शहर में रहा करता है क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो सुनील होता है वह प्राइवेट जॉब किया करता और अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय के साथ साथ यहाँ पर जो सुनील होता है उसकी प्राइवेट नौकरी किसी कारण से छूट जाती है और उसके बाद वह घर में ऐसे ही बैठा रह जाता है। अब परिवार को चलाने के लिए उसके पास कोई और रोजगार नहीं था, वह तो पूरी तरह से इसी नौकरी पर डिपेंड था। इसी वजह से यहाँ पर घर के अंदर पैसों की तंगी होने लगती है और इस तंगी के चलते सुनील की जो पत्नी काजल होती है वह अपने पति से छोटी छोटी बातों को लेकर काफी ज्यादा लड़ाई करने लगती है क्योंकि वह काफी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। अब इसके बाद जो सुनील होता है वह अपनी पत्नी को समझाता है क्योंकि वह बार बार कंपनियों में जाकर अपने लिए नौकरी ढूंढा करता है, बस अभी थोड़ा सा समय बेकार है तो इसी वजह से उसे नौकरी नहीं मिल रही है। उसके बावजूद भी वह घर का खर्च चलाने के लिए इधर उधर अपने यार दोस्तों से कर्ज लेकर पैसे लाया करता और उनसे घर का खर्च चलाया करता। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है वह सोचने लगती है कि अगर इन्हें कभी भी नौकरी नहीं मिली तो उसके बाद हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यही सोचकर वह काफी ज्यादा चिड़चिड़ी होती है और इसी चिड़चिड़ेपन के कारण एक दिन वो अपने पति से, जब उसका पति शाम के समय वापस आता है तो कहने लगती है कि मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना अपनी माँ को आप बड़े भाई साहब के पास भेज दो, क्योंकि यहाँ पर हमारे ही खाने के लाले पड़े हुए हैं तो वो अपने पास रख लेंगे तो इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन पति सादा सिंपल और सीधा जवाब उसे देता है, कहता है कि देखो माँ की देखभाल करना हमारा फर्ज बनता है और हम ही को उन्हें अपने पास रखना होगा। लेकिन तभी पत्नी कहने लगती है कि ऐसे कैसे हमारा फर्ज बनता है, तो यहाँ पर पति कहता है कि हमारा फर्ज इसलिए बनता है क्योंकि माँ एक बार बड़े भाई के यहाँ पर गई थी लेकिन भाभी ने उनके साथ जो किया क्या तुम्हें वो याद नहीं है। दरअसल यहाँ पर जब सास वहां पर गई थी तो उसकी बड़े भाई की पत्नी ने बहुत ही बुरा व्यवहार उसके साथ किया था और इसके बाद वो 2 दिन बाद ही वहां से वापस लौट आई थी। यहाँ तक कि उन्होंने तो उसके लिए बरामदे में खटिया डाल दी थी और कह दिया था कि माँ आप यहीं पर रहना और यहीं पर आपके लिए हम बर्तनों में खाना लाकर दे देंगे। उनके अलग बर्तन रख दिए गए थे और यह व्यवहार उनको बड़ा ही बुरा लगा था। तो इसी वजह से जो शारदा होती है वहां से वापस लौट आई थी और ऐसा कहकर यहाँ पर जो पति होता है वह अपनी पत्नी काजल को एकदम से चुप कर देता है। काजल भी फिलहाल तो चुप हो जाती है लेकिन उसके दिमाग में ये बात घूम रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है और ऊपर से माँ का खर्च भी हमें निभाना पड़ रहा है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह यहाँ पर जो बुजुर्ग माँ होती है जिसका नाम शारदा होता है वह अपनी दवाइयों की पर्ची बहू के हाथ में थमा देती है जैसा कि वो हर बार किया करती थी और कहने लगती है कि बेटा ये दवाइयां हैं और इनको बेटे से मंगा देना। अब यहाँ पर जो काजल होती है वह इन बातों को देख देख कर पहले से ही काफी ज्यादा चिड़चिड़ी थी, लेकिन जैसी दवाई की पर्ची सास उसके हाथ में रखती है तो उसके बाद वह उसे उल्टी सीधी बातें कहने लगती है। कहती है कि माँ जी आपको जरा भी शर्म नहीं है, आपको पता है ना आपके बेटे की नौकरी नहीं लगी हुई है तो हमारे पास पैसे कहाँ हैं, तो 1-2 महीने आप इन दवाइयों के बिना नहीं रह सकती, वैसे घर में खाने पीने तक के सामान के लाले पड़े हुए हैं। इस बात को सुनकर जो सास होती है वह सोचती है कि बहू सही कह रही है और उसके बाद उस पर्ची को वापस लेने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो बहू होती है वो कहती है कि अब रहने दो, दिखावा मत करो, मैं दे दूंगी तुम्हारे बेटे को वरना फिर बाद में कुछ बातें बनाओगी। ऐसा कहकर वह चिल्लाते हुए उस पर्ची को लेकर अंदर चली जाती है और जैसे शाम के समय जो सुनील होता है वह नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थकने के बाद वापस लौटता है तो यहाँ पर जो पत्नी होती है वो उस दवाइयों की पर्ची को थमाते हुए कहने लगती है कि ये लो, ये तुम्हारी माँ का नया खर्चा है और इन खर्चों को निभाते रहो। मैंने सही कहा था कि माँ को यहाँ से वहां पर भेज देते हैं और बड़ा ही अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है आज दिन भर नौकरी ढूंढने की वजह
से काफी ज्यादा टेंशन में रहता है। और जब पत्नी आकर उससे लड़ने की वह बातें करती है तो उसके बाद यहाँ पर जो पति होता है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वह जोरदार उसे चिल्लाकर चुप करा देता है। कहता है कि चुप हो जाओ और फालतू बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही परेशान होकर यहाँ पर आया हूं, कोई बात नहीं, माँ ने दवाइयों का पर्चा दे दिया तो मैं इन दवाइयों को ला दूंगा। अब इस बात को सुनकर पत्नी को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी चिल्ला चिल्लाकर उससे कहने लगती है कि तुमने समझ क्या रखा है, मैं जो कुछ भी कर रही हूं हम दोनों की भलाई के लिए तो कर रही हूं, और मैंने गलत ही क्या कह दिया, तुम उसी बात को लेकर बैठे हो ना जो मैंने माँ के लिए कहा था कि माँ को बड़े भाई साहब के यहाँ पर भेज दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और इसी वजह से तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। यहाँ पर पति उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन पत्नी नहीं मानती है और जोर जोर से लड़ाई करने लगती है। जब पति देखता है कि पत्नी नहीं मान रही है तो उसके बाद वह पत्नी को धमकाने लगता है और तभी यहाँ पर पत्नी और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। वह कहने लगती है कि हाँ हाँ तुम्हें तो मेरे अंदर सारी बुराइयां दिखेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये बुराइयां दिखती हैं तो आज मैं फाइनल फैसला तुम्हें बता रही हूं, या तो इस घर के अंदर मैं रहूंगी या फिर तुम्हारी माँ रहेगी। अब यहाँ पर जैसे ही पति इस बात को सुनता है तो वह एकदम से उसे जोरदार चांटा लगा देता है और उससे कहता है कि चुप हो जाओ, माँ अपनी जगह है और तुम अपनी जगह है, मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता, घर को चलाना ही तो है ना, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में मुझे कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी और उसके बाद हमारे घर का खर्च आराम से चलने लगेगा, लेकिन तुम ऐसा मत करो क्योंकि इससे परिवार बर्बाद हो जाएगा। रही बात माँ की, तो माँ को मैं अपने से दूर बिल्कुल नहीं भेज सकता क्योंकि बड़े भाई के यहाँ उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं हुआ करती और जब तक मैं हूं तो माँ को इधर उधर ऐसे भटकने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी को चुप करा देता है और पत्नी भी अपनी आंखों में आंसू लेकर चुपचाप हो जाती है जब उसे एक चांटा लग गया है। वह मन ही मन सोचती है कि वह रूठकर अपने मायके चली जाए, लेकिन उसे पता है कि उसके मायके में भी उसके माता पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं है और वो तो जैसे तैसे करके अपना समय व्यतीत करते हैं। दरअसल यहाँ पर जो काजल के माता पिता हैं वह इधर उधर मेहनत मजदूरी किया करते और उसी से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। उनका जो छोटा भाई है वह अभी अभी 18 साल का हुआ है और उसके बाद माता पिता उसे रोज नौकरी लगने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नौकरी लगता ही नहीं है। इस बात को सोचकर यहाँ पर काजल होती है वह अपने पति से नाराज होकर आराम करने लगती है और उसके बाद एक दिन और बीत जाता है। लेकिन यहाँ पर रात के समय जो बेटा बहू के बीच में लड़ाई हो रही थी वो सारी के सारी उस माँ ने सुन ली थी, जिस माँ को अब इस घर के अंदर बोझ के सिवा कुछ नहीं समझा जा रहा था। दरअसल वह पानी पीने के लिए बाहर निकली थी और उसी समय से बेटा बहू के कमरे से जोर जोर से आवाजें आ रही थी और वह कान लगाकर सुनने लगती है। जब उसे ये बात सुनाई देती है कि बहू ये कह रही है कि या तो मुझे रख लो या फिर अपनी माँ को रख लो, तो उसके बाद उसे बड़ा ही बुरा लगता है। वह फिलहाल पानी पीकर तो यहाँ से अपने कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन मन ही मन बहुत सारी बातें सोचने लगती है और सोचती है कि मैं खुद ही अपने बेटे के ऊपर से इस आफत को उतारूंगी, जो कुछ भी उसकी पत्नी कह रही है, और खुद ही यहाँ से जाने के लिए बोल दूंगी। कहूंगी कि बेटा अब मेरा बड़े भाई के पास रहने का मन कर रहा है तो जो मेरा बेटा है वो भी मुझे भेज देगा। दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे बेटा उठकर बाहर निकलता है तो यहाँ पर जो माँ शारदा होती है वह एकदम से उसके सामने आ जाती है और कहने लगती है कि बेटा मैं कुछ दिनों से तुम्हारे बड़े भाई के यहाँ पर जाने के लिए सोच रही थी, तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? अगर तुम कहो तो मैं उसके यहाँ पर हुआ हूँ कुछ दिनों के लिए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बेटा होता है वह समझ जाता है कि शायद माँ को रात की सारी बातें सुन गई हैं और इसी वजह से ऐसा कह रही है। तभी यहाँ पर जो बेटा होता है वो कहता है कि नहीं माँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये आप उस वजह से कह रही हो ना, आपको रात की सारी बातें सुन गई हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर से करूंगा और आपको वहां पर नहीं जाना होगा। क्योंकि जब पहली बार शारदा माँ वहां से वापस लौटी थी तो उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने छोटे बेटे सुनील के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि बेटा अगर तू मुझे अपनी माँ मानता है तो बिल्कुल भी मुझे उस घर के अंदर मत भेजना, चाहे मैं यहीं पर कैसे भी रहूं, लेकिन वहां पर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी लोगों के बीच में प्यार नहीं है, वो तो केवल रिश्तों को मतलब से निभाया करते हैं। तेरी भाभी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया है। तो बेटे ने भी अपनी माँ से वादा किया था कि माँ चाहे जो भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो सुनील होता है वह अपनी माँ को शांत कराता है और शांत कराने के बाद खुद आज फिर से निकल जाता है नौकरी के लिए और आज वह सोच लेता है कि चाहे उसे कैसी भी नौकरी मिले लेकिन वह उस नौकरी को करेगा और अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, क्योंकि अब हालात बद से बदतर हो रहे थे और इसी वजह से उसने ऐसा फैसला कर लिया था। यहाँ पर वह इधर उधर घूमता है और घूमते घूमते अचानक से उसे एक कंपनी के अंदर वॉचमैन की नौकरी मिलती है, जिसके अंदर वेतन तो कम था लेकिन कुल मिलाकर नौकरी थी और जिस नौकरी से उसका घर चलता हो उसे दिखाई देता है। तो इसके बाद वह अपनी पढ़ाई लिखाई को भूलकर उस वॉचमैन की नौकरी को करने के लिए वहां पर जाकर बात कर लेता है और यहाँ पर उसे नौकरी भी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद वह वापस लौटता है जब शाम के समय घर, तो घर वालों को बताता है कि मुझे इस तरह से नौकरी मिल गई है और अब परेशानी के दिन दूर हो गए हैं। तो यहाँ पर उसकी माँ तो बड़ी खुश होती है, लेकिन पत्नी अभी तक अपने पति से नाराज थी। रात के समय जो पति होता है अपनी पत्नी को मनाने की भी कोशिश करता है, कहता है कि देखो काजल, मैं माँ को वहां पर नहीं भेज सकता क्योंकि मैंने माँ से वादा कर रखा है और तुम इस छोटी मोटी बातों पर इतना नाराज मत हुआ करो। लेकिन पत्नी अभी भी गुस्सा
गुस्सा दिखाती है और कहती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और कोई बात नहीं, तुम नौकरी लग गए तो बड़ी अच्छी बात है, अब घर आराम से चलने लगेगा। ऐसा कहकर वह नाराज होकर लेट जाती है, लेकिन यहां पर पति समझ चुका था कि कुछ दिनों में ये अपने आप बातचीत करने लगेगी। धीरे धीरे करके कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद अचानक से यहां पर जो काजल का इकलौता भाई होता है उसको पुलिस ने पकड़ लिया था और उसकी मां का फोन उसके पास आता है। कहती है कि बेटी बहुत बुरा हो गया, तेरे भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था और उसके दोस्तों ने किसी से लड़ाई कर दी। अब किसी ने पुलिस को बता दिया कि यह भी उन्हीं के साथ था और इसके बाद वो लोग इसे उठा ले गए हैं। हम लोग थाने में गए हैं तो वहां पर उन्होंने छोड़ने से साफ साफ मना कर दिया है, लेकिन थाने के बाहर एक व्यक्ति मिला था और उसने कहा था कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हो तो आपके बेटे को मैं निकलवा सकता हूं क्योंकि आपका बेटा बालिग भी है और उसे तो लंबी सजा हो सकती है। इस बात को सुनकर यहां पर जो काजल के घर वाले होते हैं वह बड़े घबरा जाते हैं और इधर उधर से पैसों का इंतजाम करने के सोचने लगते हैं, लेकिन जब कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं होता तो उसके बाद यह खबर वह अपनी बेटी को दे देती है और कहती है कि बेटी ऐसा ऐसा हो गया है और अगर तू चाहे तो अपने भाई को बचा ले क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है और कहीं से भी इंतजाम नहीं हो रहा है। इस बात को सुनने के बाद जो काजल होती है वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और अभी तक यहां पर जो सुनील था वह अपने बिस्तर से खड़ा नहीं हुआ था। अब जैसे ही बहू घर के अंदर रोने लगती है तो सास भी वहां पर आ जाती है और साथ में जो सुनील होता है वह भी वहां पर आ गया था। अब जैसे वो उससे पूछते कि क्या हुआ तो यहां पर काजल रोते हुए पूरी कहानी बता देती है। कहती है कि मेरा इकलौता तो भाई है और वही माता पिता की देखरेख करने के लिए है, लेकिन उसे ही पुलिस ने पकड़ लिया है और बता रहे थे कि लंबा अंदर जाएगा क्योंकि इसने काफी जोर से लड़ाई की है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया है। अब उसको छुड़ाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए वरना वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे और उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अब इस बात को सुनकर यहां पर सुनील को भी बड़ा ही बुरा लगता है और उसके बाद वह अपनी पत्नी को सहारा देता है। कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करता हूं और तुम भी इधर उधर देखो। इसके बाद काजल भी अपनी जान पहचान वाली सहेलियों से बात करती है और उनसे 1 लाख रुपए उधार मांगने के लिए कहती है। कहती है कि भले आप लोग मुझे ब्याज पर दे दो, लेकिन मुझे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसे कहीं से भी कोई पैसा नहीं मिलता है। और इधर जो सुनील होता है वह भी चारों तरफ हाथ पैर मार लेता है और उसे भी कोई पैसा नहीं मिलता है। सुनील शाम के समय वापस लौटता है तो पत्नी उससे पूछती है कि कोई इंतजाम हुआ, लेकिन यहां पर सुनील अपना सर नीचे की तरफ झुका लेता है और मना कर देता है। कहता है कि नहीं, कोई इंतजाम नहीं हुआ। इस बात को सुनकर यहां पर जो काजल होती है वह फिर से फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि अब मेरा भाई नहीं बच पाएगा और भाई को तो जेल में जाना ही पड़ेगा। अब इन सभी बातों को यहां पर जो काजल की सास शारदा होती है वह सुन रही थी और सुनने के बाद वह एकदम से अपने कमरे के अंदर जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि पैसा रुपया तो हाथ का मैल है, ये तो बाद में भी आ जाएगा, लेकिन अगर इसकी वजह से मेरी बहू का घर बचता है तो कोई बात नहीं, मैं ये काम करके रहूंगी। ऐसा सोचकर वह अपनी पुरानी संदूक को खोलती है जिसके अंदर उसकी कुछ पुरानी ऐसी निशानियां रखी हुई थी जिन्हें वो कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। दरअसल यहां पर उसके पति की आखिरी निशानी है जो सुहागरात वाले दिन उसके पति ने उसे एक सोने की चेन दी थी और उसे उसने संभाल कर रख रखा है। भले कितने बुरे दिन आ गए थे लेकिन उसने उसको कभी नहीं बेचा था, लेकिन जब बहू के भाई की बात आई तो उसके बाद उससे रहा नहीं गया और वह उस चैन को निकालकर अपने बेटे को जाकर दे देती है। कहती है कि ले बेटा सुनील, इस चैन को बेच दे और जो कुछ भी पैसे मिले उन पैसों से अपने साले को छुड़ा ले क्योंकि आज इसकी कीमत काफी अच्छी खासी होगी। अब इस बात को देखकर यहां पर जो सुनील होता है वो कहने लगता है कि मां, ये चैन तो वही है ना जो आपको पापा ने दी थी और आपकी आखिरी निशानी है। तो इसके बाद यहां पर जो मां होती है वो कहती है कि हाँ बेटा, ये तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है, लेकिन क्या करें आखिरी निशानी का, जब बहू के भाई की बात है और उसका पूरा परिवार उजड़ जाएगा। एक परिवार को बचाने के लिए इस आखिरी निशानी को मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू उस बच्चे को बचा ले। ऐसा कहकर वह सुनील को जाने के लिए कह देती है और यहां पर जो काजल होती है जब ये बात सुनती है कि सास ने अपने पति की आखिरी निशानी उसके भाई के लिए न्यौछावर कर दी तो उसके बाद उसे बड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन अभी टाइम नहीं था और उसके बाद वह अपने पति के साथ चलने के लिए बोलने लगती है। कहती है कि चलो हम दोनों इसे बेचकर सीधा के सीधा अपने भाई को बचा लेंगे क्योंकि आज रात तक का ही टाइम है हमारे पास और कल तो भाई को वहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब इस बात को सुनकर जहां पर जो काजल होती है वह अपने पति सुनील के साथ सीधा एक ज्वेलर्स पर जाती है और जाने के बाद उस चैन को बेच देते हैं। उस चैन को बेचने के बाद उन्हें लगभग 80,000 रुपए मिले थे और 20,000 रुपयों का इंतजाम सुनील ने पहले ही कर लिया था, लेकिन वो उन्हें लेकर नहीं आया था। तो वह अपने उस दोस्त को फोन करता है जिसने 20,000 रुपए देने के लिए बोला था और उसे यहीं पर बुलाकर उससे 20,000 रुपए ले लेता है। दोनों पति पत्नी बाइक पर बैठकर काजल के मायके में पहुंच जाते हैं और वहां से उस थाने में पहुंच जाते हैं जहां पर काजल का इकलौता भाई सलाखों के पीछे बंद है और वहां पर जाकर उस व्यक्ति से बात करके उसको छुड़वा लेते हैं। यहां पर जो दरोगा होता है वह बड़ी बेरुखी से उसको छोड़ देता है और उसके बाद ये लोग उसे अपने साथ लेकर वापस आ जाते हैं। यहां पर जो काजल होती है वह अपने भाई के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती हैं और जो माता पिता होते हैं वह उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते
कहती है कि बेटी आज तुम्हारी वजह से हमारा घर उजड़ने से बच गया। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो काजल होती है उसे अपनी सास की याद आती है और वह सोचने लगती है कि घर तो असलियत में उजड़ने से मेरी माँ जैसी सास की वजह से बचा है, जिसके लिए मैं ऐसा ऐसा अपने पति से कह दिया करती थी। तो इसके बाद यहाँ पर जो काजल होती है वहीं पर अपने घर वालों के सामने अपने पति के सामने हाथ जोड़ लेती है और रो रो कर उनसे माफी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी मैंने माँ के लिए कहा था, जिस माँ को मैं बोझ समझ रही थी, उसने तो मेरा घर ही बचा दिया। इसके बाद यहाँ पर जो सुनील होता है वो कहने लगता है कि देखो, माफी मांगने की मुझसे जरूरत नहीं है और मैं तो तुम्हारा पति हूं, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन माँ को जरूर से बुरा लग गया था, क्योंकि उसके अगले ही दिन जब तुम बाहर किसी काम से गई थी तो माँ मुझसे ऐसे ऐसे कह रही थी। यानी कि जब वो बड़े बेटे के पास जाने के लिए बोल रही थी तो वो बातें वो अपनी पत्नी को बता देता है। तो यहाँ पर जो काजल होती है वो कहती है कि ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और चलकर मैं अभी के अभी माँ जी से माफी मांगूंगी। इसके बाद काजल और सुनील वहां से वापस लौट आते हैं सब कुछ सही करने के बाद, और जैसे यहाँ पर काजल घर के अंदर आती है तो एकदम से अपनी सास के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि माँ जी, मैंने जो कुछ भी कहा था उन बातों को अगर आपको बिल्कुल भी बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर आपके बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, तो इसी वजह से सब कुछ हो गया, क्योंकि मैं काफी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जो सास होती है जब अपनी बहू को माफी मांगता हुआ देखती है तो एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहने लगती है कि बेटी, मैंने कभी भी तुम्हें बहू की तरह समझा ही नहीं, मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी समझा था, और माँ को बेटी की बात बुरी नहीं लगा करती। कोई बात नहीं, बच्चों से गलतियां हुआ करती हैं और तुझसे भी गलती हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आज तक भी वो परिवार खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है और यहाँ पर सुनील को दोबारा से अपनी वैसी ही पुरानी एक नौकरी मिल गई है। लेकिन अब जो सुनील होता है वह एक बिजनेस पर अपने जीवन को व्यतीत नहीं किया करता है। ऊपर से जो काजल होती है वह भी अब काम किया करती है, उसने भी अपना छोटा सा सिलाई सेंटर वहीं पर खोल लिया है और उसके अंदर कपड़े सी कर वह पैसे इकट्ठा कर रही है ताकि वह अपनी सास की उस चेन को दोबारा से खरीद सके, क्योंकि उस सुनार से उन्होंने कह दिया था कि कुछ दिनों में जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो उसके बाद हम इस चेन को आपसे ले लेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।